देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में अब मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 4 चरणों में संपन्न हो चुका है मतदान और अब फोकस मतगणना पर। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि भोपाल में मतगणना के लिए प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई है। 700 कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग और जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की है। मैं आपको बता दूं कि 25 मई से शुरू होगी ट्रेनिंग और 700 से ज्यादा कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। भोपाल में मतगणना के लिए प्रशासन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। 700 कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उन्हें ट्रेन किया जाएगा मतगणना के लिए और जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर ली है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो जहां लोकसभा का चुनाव देश भर में 7 चरणों में हो रहा है, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में संपन्न हो गया चुनाव और अब इसके बाद जो 4 जून को मतगणना होनी है, जो रिजल्ट का इंतजार है देशवासियों को, उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भोपाल अलर्ट मोड पे है। भोपाल में मतगणना के लिए प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई है। 700 कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। जिला प्रशासन ने इसके पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं 25 मई से शुरू होगी ट्रेनिंग, दूसरी ट्रेनिंग 3 जून को और शेड्यूल इसका पूरा जल्द होगा जारी। देखिए, ये बड़ी अपडेट मिल रही है मतगणना को लेकर, काउंटिंग को लेकर। भोपाल में मतगणना के लिए प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है और 700 कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी और अब छत्तीसगढ़ में भी फोकस है काउंटिंग पर। यह बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। 4 जून को 11 लोकसभा सीटों में होगी वोट काउंटिंग। छत्तीसगढ़ के 50 अधिकारी 21 राज्यों में रहेंगे तैनात और 11 सीटों में वोट काउंटिंग के लिए 1306 कर्मचारी रहेंगे तैनात। तो देखिए, जहां 700 कर्मचारी की बात मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में वोट काउंटिंग के लिए 1306 कर्मचारी रहेंगे तैनात। ये तमाम अपडेट वोट काउंटिंग को लेकर, क्योंकि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो गया है और अब फोकस है मतगणना में। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे, जो कि भोपाल से जुड़ गए हैं मेरे साथ, और रोहित मिश्रा, जो कि रायपुर से जुड़े हैं मेरे साथ। सबसे पहले विवेक का रुख करूंगी। विवेक, अब तमाम मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? पिछले दिनों ही सीओ अनुपम राजन ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर की बैठक ली थी और ये कहा था कि 4 जून को जब काउंटिंग होनी है उससे पहले कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जाए और इसके लिए जो कर्मचारी थे उनको मास्टर ट्रेनर ने पहली चरण की जो ट्रेनिंग है वो दे दी है। अब 25 मई को एक और ट्रेनिंग होनी है जिसमें ये बताया जाएगा कि जब CU, BU और VVPAT एक साथ खोले जाएंगे तो उसमें BU और CU का मिलान करना किस तरीके से ज़रूरी है और उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए और साथ में जब वहाँ पर टेबुलेशन की बारी आएगी कि कैसे हर बूथ के साथ साथ EVM को मैच कराया जाएगा, क्योंकि फॉर्म 17C को लेकर कांग्रेस ये आपत्ति जता रही है कि फॉर्म 17C के जरिए ही EVM से जब वोट काउंट होंगे तब उस दौरान फॉर्म 17 को साथ में टेबुलाइज किया जाए। तो ऐसे में कर्मचारियों को 25 मई को मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देंगे और इसमें जब लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में जब सभी विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों को मिला के काउंटिंग होगी तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, यानी कि परिणाम भी अगर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू 4 जून को 11 लोकसभा सीटों में होगी वोट काउंटिंग। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूं रोहित, छत्तीसगढ़ में भी क्या तैयारियां हैं वोट काउंटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए लगातार ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। तमाम निर्वाचन के अधिकारियों को मतगणना संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा कुल तैनाती 1306 लोगों की रहेगी जो कि यहाँ पर मतगणना के दौरान प्रदेश भर में तैनात रहेंगे। विभिन्न बूथों पर, विभिन्न जो केंद्र है वहाँ पर केंद्रों पे वो मौजूद रहेंगे, साथ ही मतगणना करते हुए नजर आएंगे। और छत्तीसगढ़ के 50 कर्मचारियों की ड्यूटी जो अन्य राज्यों में भी जाकर मतगणना संबंधित कार्य को जो है वो संपादित करेंगे, संचालित करेंगे। तो निश्चित तौर पर तैयारी की जा रही है। कल भी बोरिया कला स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में वो तमाम मतगणना एजेंट्स की ट्रेनिंग जो है वो करवाई गई थी, जिसमें निश्चित तौर पर वो तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाती है, EVM संबंधित जानकारी उनको दी जाती है और मतगणना पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से
प्रत्याशी प्रतिनिधि को जानकारी देनी है, आम लोगों के बीच में जानकारी कैसे भिजवानी है और मतगणना में जो अलग अलग राउंड्स होते हैं, 14 टेबल राउंड्स होते हैं, उन टेबल राउंड में किस तरह से मतगणना करनी है, वो तमाम चीज़ों को लेकर कल ट्रेनिंग दी गई थी। और आज भी जो है वो ट्रेनिंग का दौर चलने वाला है। रायपुर के कलेक्ट्रेट में आज ट्रेनिंग हो सकती है। तो कुल मिलाकर लगातार ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। लगातार ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 700 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी है, तो क्या बाहर से ट्रेनर्स बुलवाए जाएंगे विवेक? क्या कुछ उस पर जानकारी, और अगर शेड्यूल की बात करें तो कितने चरणों में ये ट्रेनिंग दी जाएगी? ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, दूसरे चरण की फाइनल ट्रेनिंग देनी है और इसके बाद 4 जून को ही कर्मचारी सभी स्ट्रांग रूम में पहुंचेंगे और सुबह 4 बजे से काउंटिंग, सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे, यानी कि जो कर्मचारी पहले से ड्यूटी में, जिनकी चुनावी ड्यूटी थी, उन्होंने अगर वोट किया तो सबसे पहले काउंटिंग उसकी होगी। उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। विधानसभा वार टेबल लगाई जाएगी, टेबल लगाने के बाद ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा बूथ वार, और उसके बाद उन्हें कंट्रोल यूनिट से मिलाकर और उसके बाद जो बूथ वार जो वोट है उनको काउंट किया जाएगा। उसके बाद उन्हें टेबुलाइज करके पूरा डेटा तैयार किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से बूथों पर कितने वोट किस किस पार्टी को। ठीक है, ये शेड्यूल रहने वाला है। रोहित, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में काउंटिंग होनी है, चुनाव आयोग तैयार है, जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन वहां पर जो सियासी दल हैं उनकी भी तैयारियां देखी जा रही है मतगणना को लेकर। अभी हाल ही में खबर आई थी कि कांग्रेस पार्टी भी मतगणना को लेकर अपनी पर्सनल ट्रेनिंग देगी। बिल्कुल, देखिए पर्सनल ट्रेनिंग भी होगी क्योंकि भाजपा ने भी ट्रेनिंग की शुरुआत कर चुका है और भाजपा के प्रदेश कार्यालय पे जो तमाम एजेंट्स वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो स्थानीय प्रत्याशी है उनके प्रतिनिधि जो मौजूद रहेंगे केंद्र पे, तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने शार्प कार्यकर्ताओं को ढूंढ लिया है। इसके अलावा जो शार्प कार्यकर्ता हैं, जो लगातार एक्टिव रहते हैं और इससे पहले भी मतगणना संबंधित कार्य कर चुके हैं, वो तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कल वॉर रूम में जो वॉर रूम के प्रमुख हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी, उनकी मौजूदगी रही है। वहाँ पे भी मास्टर ट्रेनरों को बुलाया गया था। मास्टर ट्रेनरों के साथ में जो स्थानीय ट्रेनर हैं उन्होंने जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो है वो ट्रेनिंग दी है और भाजपा भी जो ट्रेनिंग है वो लगातार कर रही है। तो कुल मिलाकर मतगणना की तैयारी है ताकि मतगणना के दिन जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट निकले, रिजल्ट में किसी तरीके की दिक्कत ना हो और जो प्रत्याशी है उसको जो 100% वोट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हर स्तर पर तैयारियां अब मतगणना की शुरू हो गई है क्योंकि 2 ही चरण बचे हैं और ऐसे में फोकस अब काउंटिंग पर है और रिजल्ट डे यानी कि 4 जून पर है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, किर्गिस्तान में उपद्रव चल रहा है, भारतीय छात्र वहां पर हिंसा का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में किर्गिस्तान में रह रहे छात्रों की मदद के लिए एमपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों के माता पिता को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा के बाद सभी छात्र सकुशल वापस आ जाएंगे। वहीं इंडियन एम्बेसी के अफसरों ने छात्रों से मुलाकात की और बच्चों से उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने सभी पेरेंट्स को यह भी बताया कि वहां हालात कंट्रोल में हैं और बच्चों की मदद के लिए अब जो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है वो भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए, हेल्पलाइन नंबर है मध्य प्रदेश के तमाम वो परिजन, तमाम उन पेरेंट्स के लिए ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बच्चों से संपर्क करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है जो है 01126772005। ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार तत्पर नजर आ रही है तमाम व्यवस्था करने के लिए और परिजन और छात्र इस नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। तो किर्गिस्तान में रह रहे छात्रों की मदद के लिए एमपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों के माता पिता को यह भरोसा दिलाया है कि परीक्षा के बाद सभी छात्र सकुशल वापस आ जाएंगे। वहीं इंडियन एम्बेसी के अफसरों ने छात्रों से मुलाकात की और बच्चों से उनका हालचाल जाना। उन्होंने सभी पेरेंट्स को यह भी बताया है कि वहां हालात कंट्रोल में है। तो देखिए, लगातार जो किर्गिस्तान में उपद्रव चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के छात्रों के साथ हिंसा, मॉब लिंचिंग का मामला निकलकर सामने आ रहा है, उसी को लेकर परिजन परेशान है, वो मांग कर रहे हैं सरकार से और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ये बड़ी पहल है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है पेरेंट्स की मदद के लिए और वो हेल्पलाइन नंबर है 01126772005। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं पेरेंट्स और छात्र। तो परिजनों के लिए ये कहीं ना कहीं राहत की खबर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है।
है ना। अभी हॉस्टल में तो कोई अंदर दिक्कत है ही नहीं, आपको अंदर जब और देखिए इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जहां परिजन लगातार परेशान थे, ये मांग कर रहे थे कि किसी तरीके से उनके बच्चों को वापस देश में लाया जाए, उसी बीच ये बड़ी पहल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से देखी जा रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किर्गिस्तान में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनसे बातचीत की थी और ये पूछा था कि उनकी कैसी स्थिति है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, और बच्चों ने आश्वस्त किया था कि कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। और जो इंडियन एम्बेसी है वो किर्गिस्तान के संपर्क में है और मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्ट्री के से भी बातचीत कर रहे हैं और ये उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बच्चों की परीक्षाएँ होंगी और उनको वापस मध्य प्रदेश लेकर आया जाएगा। करीब 1200 से अधिक मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जो किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं और किसी भी जो किर्गिस्तान में विवाद चल रहा है उसके चलते भारतीय बच्चों को अगर किसी का कोई खतरा है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किया है और 24/7 ये हेल्पलाइन है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो फ़ौरन ही उस हेल्पलाइन में शिकायत की जा सकती है और मदद मांगी जा सकती है। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और इसके अलावा मोहन यादव ने जब पिछले दिनों बच्चों से बात की थी तो उनसे पूछा गया था कि अगर कोई दिक्कत है तो वो फ़ौरन सरकार को बताएं। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। इसके अलावा न सिर्फ बच्चों से बात की थी बल्कि बच्चों के परिजनों से भी बात की थी, उनको ढाढ़स बताया कि सरकार पूरी तरीके से बिल्कुल विवेक, हम देख रहे हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो छात्रों से संवाद कर चुके हैं और अब परिजनों की राहत के लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए पीएम मोदी का लगातार देश भर में ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। पीएम मोदी का देश भर में चुनाव प्रचार तो जारी है ही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब उन्होंने सालों बाद एक बार कांग्रेस नेता सीताराम केसरी को याद किया और सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट इस पर। सोनिया गांधी ने किसे बाथरूम में बंद करवाया था? सोनिया गांधी ने किसे फुटपाथ पर फिकवाया था? सोनिया गांधी कैसे बन गई कांग्रेस अध्यक्ष? सोनिया की कहानी पीएम मोदी की जुबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में बुधवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। उनका गला बैठा हुआ था लेकिन जोश में कोई कमी नहीं थी। पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जो हर चुनावी रैली में एक नया मुद्दा निकालकर विरोधियों की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। बस्ती की रैली में भी उन्होंने सोनिया गांधी को उनका इतिहास याद दिला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने खुद अध्यक्ष बनने के लिए सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करवा दिया था, फिर उठाकर उनको फुटपाथ पर फिकवा दिया। पीएम ने कहा रातों रात मैडम को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। पीएम मोदी ने जिस सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करवाने का मुद्दा उठाया, उनका जिक्र वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी कर चुके हैं। अब ये जान लीजिए कि सीताराम केसरी कौन थे और सोनिया गांधी पर उनको लेकर क्या आरोप लगते आए हैं। पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार कांग्रेस के युवा तुर्कों का हिस्सा थे। 1930 और 1942 के बीच कई बार जेल गए। 1967 में कटिहार से सांसद बने। 1971 और 2000 के बीच 5 बार बिहार का प्रतिनिधित्व किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के अधीन केंद्रीय मंत्री रहे। 1997 में सोनिया की औपचारिक रूप से पार्टी में एंट्री हुई और 1998 में केसरी को चुनाव प्रचार से दूर किया गया। पार्टी चुनाव हार गई और इसके लिए केसरी के नेतृत्व को दोषी ठहराया गया। सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष पद संभालने की मांग तेज हो गई और शरद पवार, जितेंद्र प्रसाद, ए.के. एंटोनी और प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं के नेतृत्व वाला एक गुट केसरी के खिलाफ लामबंद होने लगा। केसरी को 14 मार्च 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। कथित तौर पर केसरी को कांग्रेस मुख्यालय के एक कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि वो सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने में हस्तक्षेप न कर सके। केसरी को बंधक बनाए जाने के बाद सोनिया गांधी समर्थकों के जयकारों के बीच मुख्यालय में प्रवेश कर गई, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके लंबे कार्यकाल की शुरुआत हुई।
जब केसरी को कांग्रेस कार्यालय से बाहर भेजा गया तो युवा कांग्रेस के सदस्यों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनकी धोती खींची। बाद में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी केसरी को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में भेजने से इनकार कर दिया। इसके कारण 80 साल की उम्र में उनको अपना सरकारी आवास खोना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि ये केंद्र में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार थी, जिसने उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सरकारी बंगला दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने नेता को भुला दिया था। इसलिए अब पीएम मोदी उनको याद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज बिहार के गया में दौरा है, लेकिन उससे पहले बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्य पुजारी ने उन्हें विधिवत पूजा पूरी करवाई और मुख्यमंत्री ने उसके बाद पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन भी किए। ये तस्वीरें हैं वहां की, उस मंदिर में पूजा अर्चना करने की। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा सांस्कृतिक संस्थान का पुनर्स्थापना का एक महायज्ञ भी भारतीय समय चल रहा है। देखिए, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ी एक खबर की। राजधानी रायपुर में बाइक चोरों का आतंक लगातार जारी है। अब बाइक चोरी का लाइव सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बाइक चोरों ने फूल चौक पर अलका फूड होटल के पास चोरी को वारदात की अंजाम दिया और चोर गाड़ी की नकली चाबी बनाकर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए और उसके बाद मौके से फरार हो गए। ये सीसीटीवी की तस्वीरें जो कैद हो गई इस पूरी बाइक चोरी के मामले में। ये तस्वीरें हैं रायपुर से, जहां बाइक चोरों का आतंक लगातार जारी है और अब बाइक चोरी का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर बाइक चोरों ने फूल चौक पर अलका फूड होटल के पास खड़ी इस बाइक को चुराते हुए चोरी को अंजाम दिया। और अब बात कर लेते हैं चुनाव की, क्योंकि देखिए चुनावी मौसम है, ऐसे में लगातार खबरें आती रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भारी दल बदल का शिकार हुई कांग्रेस चुनाव के बाद अपने बिखरे कुनबे को समेटने की जुगत में तो लगी है, मगर पार्टी छोड़ गए लोगों की पार्टी में संभावित वापसी पर भारी विरोध खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब किसी को पार्टी में वापस नहीं आने दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट इस पर। कांग्रेस में घर वापसी को लेकर विवाद, कौन वापस आएगा बड़ा सवाल। कौन नहीं चाहता कांग्रेस में घर वापसी, किसको पार्टी में वापस बुलाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट सामने आई थी, जिसमें सुरेश पचौरी, नवीन जिंदल, संजय सिंह, रवनीत बिट्टू, अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं में इस बात की बहस शुरू हो गई है कि क्या जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं वो वापस कांग्रेस में आ सकते हैं क्या। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में गए नेताओं की वापसी का हम विरोध करेंगे। जो भी नेता गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेंगे उनका खुले से विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे फासिवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की वापसी पर सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने तो पार्टी छोड़कर बीजेपी जाने वाले नेताओं को डिस्पोजल तक कह दिया। भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी भी खुलकर सामने बोल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो किस तरह से बढ़ा है, इसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा है। 1984 पे जो पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर थी, 2019 में वही पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ देश को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे पाने में सफल हुई है। जो नेता बीजेपी में गए उनका मुद्दा तो कांग्रेस के सामने है, वहीं कई बागी नेताओं की घर वापसी का मुद्दा भी है।
दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कुल 35 पार्टी नेताओं को बाहर कर रास्ता दिखाते हुए निष्कासन की कार्रवाई की थी। वहीं 15 ऐसे नेता भी हैं जिन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया था। 2 नेताओं को पार्टी ने निलंबित भी किया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के कई बागी नेताओं की घर वापसी लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद हो सकती है। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, पार्षद अजीत कुकरेजा, आनंद कुकरेजा समेत कई चर्चित नाम उस लिस्ट में शामिल हैं जिनके कांग्रेस वापसी की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में कांग्रेस पार्टी में जमकर अंतर्कलह देखने को मिली थी। कई नेताओं पर कार्रवाई भी हुई थी, जिनमें से अब तक पूर्व विधायक विनय जायसवाल, रामशरण यादव और प्रेमचंद जायसी को पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में वापस ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास होती है। इसी बीच 7 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। भगवान का रथ तैयार हो रहा है। देश क्या, विदेशों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। रायपुर के हबीब खान भी इस नेक कार्य में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, समझते हैं इस रिपोर्ट से। 7 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। भगवान का रथ तैयार हो रहा है। देश क्या, विदेश में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इधर रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारी की जा रही है और भगवान का रथ तैयार किया जा रहा है। और इस रथ को तैयार कर रहे हैं एक मुस्लिम कारीगर। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। भगवान तो सबके हैं, हम भी भाईचारे की तरह उसे देख रहे हैं और कारीगर भी इसे भाईचारे की तरह बना रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना भाईचारे के समान देख रहे हैं और वो भी अपना भाईचारा के समान इसको निर्माण कर रहा है। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। तो वहीं हबीब खान भी खुश हैं। वो कहते हैं कि वो पहले भी रथ बना चुके हैं। उनका हुनर भगवान के काम आ रहा है। मैं एक मुस्लिम हूं और मुझे ये रथ बनाने का एक मौका मिला है और ऐसा मैं रथ और बना चुका हूं बहुत पहले से। तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई एक तो मेरा हुनर है, ये मेरा हुनर को समझते हैं और उसका साथ दिए हैं, तो मैं खुशी खुशी बना रहा हूँ। इसमें देखिएगा, ये पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है इसमें दाएं बाएं मोड़ने के लिए। ये सबसे इजी रहेगा मोड़ने में, इसके लिए स्टीयरिंग लगाया गया है, ये खास बात है। और दूसरा, इसमें ब्रेक लगेगा। श्रद्धालु हैं वो बहुत ज़्यादा धक्का दे देते हैं, उसको नियंत्रण रखने के लिए ब्रेक लगाया गया है। मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर चल रही राजनीति, खींचतान और बयानबाजी के बीच ये तस्वीर राहत देने वाली है, जहां भाईचारे के साथ ऐसे धार्मिक काम को अंजाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।